गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वाला टॉपिक अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जनरली भी हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेल का। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो प्रोविज़न डील्स करती है अंडर CPC थी सेक्शन 65 से लेकर 72 ऑफ द CPC डील्स विद इट। और ऑर्डर 21 के अंडर जो 64 रूल नंबर 64 से लेकर 106 तक के जो रूल हैं वो सेल्स के साथ डील करते हैं। तो इसमें सेल्स जनरली ये अगेन सब डिवाइड होता है। सेल्स जनरली सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्टली सेक्शन 65 परचेसर्स टाइटल। अब जो सेल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोर्ट के थ्रू, तो उसके परचेसर को टाइटल कैसे मिलेगा, तो ये सेक्शन 65 बताता है कि जो सेल है वो एब्सोल्यूट, सेल बिकम्स एब्सोल्यूट, ठीक है, और जो टाइटल है वो भी एब्सोल्यूट माना जाएगा। और द परचेसर कि जो है वो प्रॉपर्टी ले रहा है उसका टाइटल भी एब्सोल्यूट माना जाएगा, एज कि वो ऑर्डिनरीली अपनी प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 66 यहाँ पर रिपील कर दिया है बाय 1988 अमेंडमेंट। देन सेक्शन 67 ये कहता है कि पावर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ द लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। ये सेक्शन एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पावर्स की, जिन पावर्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी लैंड पे जिस एक ऐसी प्लेस के लिए रूल्स बना सकती है कि जो अनसर्टेन है, अनडिटरमाइंड है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर या फिर किसी भी जगह पर बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेटिंग में देने के बाद स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉ एक रूल बना सकती है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनका सेल कैसा होगा, कैसे मैनर में इनका सेल होगा, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन निकाल के सेल करवा सकती है इन प्रॉपर्टीज़ का। अब ये जो नोटिफिकेशन निकलवा कर रही है तो नोटिफिकेशन को हम लोग रूल कहेंगे। और ये जो रूल है ये एज सुन एज पॉसिबल बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखने पड़ेंगे, ओके। सपोज़ उस जगह में जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है तो नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ये भी मेंशन करेगी कि अगर वहाँ पर कोई रूल पहले से ही मौजूद है तो उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी। मतलब जो नए रूल सरकार ला रही है वो इन एडिशन टू होंगे या फिर सरकार के नए रूल आने के बाद उन पुराने रूल में कोई अगर मॉडिफिकेशन होता है तो ये बात भी क्लियरली उस नोटिफिकेशन में पब्लिश की जाएगी बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो सेक्शन 68 से लेकर 72 है वो रिपील्ड किए हैं बाय 1957 अमेंडमेंट, ओके। सो सेक्शन तो इतने ही थे। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द रूल्स। रूल 64 सेल्स जनरली ये स्टार्ट होता है रूल 64 से लेकर 73 तक। लेट्स डिस्कस रूल 64। रूल 64 में क्या कहा है कि कोर्ट को पावर दिया गया है इस रूल के अंदर कि जो अटैच प्रॉपर्टी है इसको सेल करवा सकती है कोर्ट। एंड जो प्रोसीड है वो पर्सन इंटाइटल को, यानी कि डिक्री होल्डर या फिर एनी अदर पर्सन की जो इंटाइटल है अंडर दिस डिक्री, तो उस पर्सन को यहाँ पर वो प्रॉपर्टी सोल्ड करने का अधिकार, वो पावर इस रूल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट शैल प्रोसीड टू द सेल एंड द रेसिड्यूरीज और इफ़ एनी एंड द प्रोसीड्स टू बी पेड टू द पर्सन इंटाइटल। तो यही बात सिंपली यही कह सकती हूँ मैं कि डिक्री होल्डर को यहाँ पर डिक्री होल्डर या फिर एनी अदर पर्सन की जिसके फेवर में ये सेल की एग्जीक्यूशन करवाई गई है, तो कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपना ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसका सेल करवा के जो प्रोसीड्स है ये डिक्री होल्डर को या फिर एनी अदर पर्सन को पेड की जाएगी, ठीक है। अब रूल 65 क्या कह रहा है कि सेल्स बाय हुम कंडक्टेड एंड हाउ मेड। सेल किसके द्वारा करने चाहिए और कैसे कंडक्ट करने चाहिए, तो इसकी वर्डिंग ये है कि सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड एवरी सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री shall be conducted by an officer of the court। तो every decree for the sale shall be conducted by the officer in charge of court। कौन करता है? ऑफिसर इन चार्ज करता है। और by such other person as the court may appoint in this
एंड शैल बी मेड बाय पब्लिक ऑक्शन। कैसे करनी चाहिए? पब्लिक ऑक्शन होता है, पब्लिक ऑक्शन के ज़रिए ये की जाती है। अब ऑक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न है हमारी सेल ऑफ गुड एक्ट में, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न है, तो सेम प्रोविज़न यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि उस प्रॉपर्टी की बिडिंग लगेगी, पब्लिक ऑक्शन होगा, ठीक है। मैनर तो ये हो गया, और कौन करेगा? पब्लिक ऑफिसर, सॉरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट करेगा, या फिर एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। देन आता है सेक्शन रूल 66, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। प्रोक्लेमेशन करना मतलब जाहिर करना, पब्लिक एट लार्ज को पता चलने के लिए प्रोक्लेमेशन करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। ना वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ऑर्डर्ड टू बी सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन in execution of a decree, the court shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of such court। तो कोर्ट क्या करेगा? अपनी लैंग्वेज में, जो कोर्ट की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज कोर्ट फॉलो करता है, इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ये एक प्रोक्लेमेशन निकालेगा फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक ऑक्शन। नाउ सच प्रोक्लेमेशन शैल बी ड्रॉन अप आफ्टर नोटिस to the decree holder and judgment dater, and shall state the time and place of the sale and specify as fairly as accurately as possible। तो अब ये नोटिस निकालने के बाद, ये प्रोक्लेमेशन करने के बाद जो कोर्ट क्या करेगा, ये नोटिस दे देगा डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर दोनों को ही, और समय और वक्त बताएगा, समय और डेट बताएगा, टाइम एंड प्लेस बताएगा, ठीक है, कौन सी जगह पर ऑक्शन होगा और कौन से टाइम पे ऑक्शन होगा, एंड स्पेसिफाई एज फेयरली एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। और फॉलोइंग चीज़ें भी यहाँ पर वो मेंशन करेगा कि जैसे द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड, और वेयर अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी वुड बी सफिशिएंटली टू सेटिस्फाई द डिक्री और सच पार्ट, कि जिस नोटिस में लिखा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड है, मतलब ये बेचनी है उस दिन पर, या फिर कोई पार्ट उस प्रॉपर्टी का बेचना है। देन सेकेंड ये होता है कि जो रेवेन्यू है असेस्ड है अपॉन द इस्टेट ऑफ द प्रॉपर और द पार्ट ऑफ द इस्टेट वेयर द प्रॉपर्टी इज टू बी सोल्ड इज एन इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट इस्टेट, ठीक है। वो एक जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू असेस्ड किया जाता है, वो इंटरेस्ट बन जाता है इन द इस्टेट और इन पार्ट ऑफ द इस्टेट पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। देन एनी इनकम्ब्रेंसेस टू विच द प्रॉपर्टी इज़ लायबल। तो कौन सी वो इनकम्ब्रेंसेस है, लाइक बिजली का बिल है, या फिर कोई ऐसी इनकम गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ है, कुछ इनकम्ब्रेंसेस है प्रॉपर्टी के ऊपर, सो टू विच द प्रॉपर्टी इज़ लायबल, प्रॉपर्टी इज़ अंडर लायबिलिटी ऑफ दैट इनकम्ब्रेंसेस। देन द अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ विच द सेल इज़ ऑर्डर। तो कितनी अमाउंट की रिकवरी होनी चाहिए, द अमाउंट कितना फिक्स किया गया है सेल के लिए। एंड every other thing which the court considers is material for the purchaser to know in order to judge the nature and value of the property। कोई अदर बात की जो कोर्ट को लगता है ये, हाँ ये वाकई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो ये बात भी मेंशन कर सकता है। अब इसे एक प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड में क्या कहा है कि अगर पहले से ही रूल 54 के अंडर जजमेंट डेटर को नोटिस दी गई है कि आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड होने वाली है, तो यहाँ पर इस रूल के अंदर फिर से जजमेंट डेटर को नोटिस भेजना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। 54 क्या था? अटैचमेंट से रिलेटेड था, अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी पर्सन किसी पोजीशन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो कोर्ट प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाल के उसको ये बोल सकता है कि यू कैन नॉट ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी फॉर सम पीरियड, और यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था रूल 54। तो अगर रूल 54 में पहले से ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं तो अलग से यहाँ पर नोटिस देना नॉट नेसेसरी, ये आपका प्रोवाइज़ो कहता है। और एक प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस रूल शैल बी कंस्टिट्यूट एज रिक्वायरिंग द कोर्ट टू एंटर इन प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल इट्स ओन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, बट द प्रोक्लेमेशन शैल इंक्लूड द एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट खुद से कोर्ट नहीं निकालेगा, जो प्रोक्लेमेशन है शैल बट द प्रोक्लेमेशन जो है वो इंक्लूड एस्टिमेट करेगा, ठीक है। प्रोक्लेमेशन क्या इंक्लूड करेगा? एस्टिमेट अमाउंट की कितनी हो सकती है, इफ एनी, गिवन बाय ईदर और बोथ द पार्टीज। नाउ सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर फॉर सेल अंडर दिस रूल शैल बी अकम्पनीड बाय ए स्टेटमेंट साइन एंड वेरीफाइड इन द मैनर हियर इन बिफोर प्रिस्क्राइब्ड। तो जो यहाँ पर एप्लीकेशन, एवरी एप्लीकेशन आएगा फॉर द ऑर्डर
फॉर एन ऑर्डर फॉर सेल, मतलब जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन कर रखा है सेल के लिए, shall be accompanied by, ये किसके साथ करना है कि statement signed and verified in the manner herein before prescribed for signing and verification of pleadings and containing so far as they are known to or can be ascertained by the person making the verification. Now the matters required by subrule second to be specified in the proclamation. नाउ फोर्थ सब क्लॉज ये कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ असर्टनिंग द मैटर्स टू बी स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट में समन एनी पर्सन whom it thinks necessary to summon and may examine him in respect of such matters and require him to produce any document in his possession or power relating thereto. तो अगर यहाँ पर कोर्ट को लगता है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को समन्स देकर बुलवाना चाहिए कि जिसकी जो नेसेसरी पर्सन है जो नेसेसरी पर्सन है और जिसके पोजीशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिससे इसकी वैल्यू पता चल सके. ठीक है, सो दिस वाज रूल 66. देन आता है आपका 67th रूल जो बात करता है मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन. तो अब प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाएगा. So every proclamation shall be made and published as necessary as may be in the manner prescribed by rule 54. अब 54 में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि कैसे प्रोक्लेमेशन किया जाता है. ये अटैचमेंट की प्रोविजन थी 54 में और उसमें कहा गया था कि जो कस्टमरी मेथड है बाय बीटिंग ड्रम, तो ड्रम कोई पुराने ज़माने में क्या करते थे कि बीटिंग ऑफ ड्रम है या फिर उनकी अलग कोई कस्टमरी मेथड है उसे फॉलो करते हैं, या फिर अफिक्सिंग अ कॉपी इन द कोर्ट रूम, या फिर उस प्रॉपर्टी के कोर्ट रूम में एक लगा दो, अफिक्स कर दो, एक कॉपी नोटिस लगा दो, एक उस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दो, या फिर अगर वो रेवेन्यू प्रॉपर्टी है तो कलेक्टर ऑफिस में लगा दो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, और अगर ये प्रॉपर्टी एक गांव में है, विलेज में है, तो ग्राम पंचायत में भी इसकी एक कॉपी लगवा दीजिए. ठीक है, so this is a mode of making proclamation. Then where court so direct such proclamation shall also be published in the official gazette. अगर कोर्ट चाहती है तो इसका पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट में भी होगा, या फिर अगर वो चाहती है तो लोकल न्यूज़पेपर में, और इन्हें बोथ या फिर दोनों ही जगह पर इसका प्रोक्लेमेशन दे सकती है. एंड द कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कॉस्ट ऑफ द सेल. तो जो कॉस्ट ऑफ सच पब्लिकेशन है तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल में ही ये इंक्लूड होगा. देन वेयर द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स. अगर ये प्रॉपर्टी लॉट्स में डिवाइड होती है फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली, इट शैल नॉट नेसेसरी टू मेक अ सेपरेट प्रोक्लेमेशन फॉर ईच लॉट अनलेस प्रॉपर नोटिस ऑफ द सेल कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अदरवाइज बी गिवन. तो अगर ये लॉट में डिवाइड है तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार हर एक लॉट के लिए सेपरेट प्रोक्लेमेशन दो. यू कैन गिव अ सिंगल प्रोक्लेमेशन फॉर ऑल unless court requires for the separate proclamation. Then आता है rule 68 time of sale. Save in case of property of the kind rule 68 क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ सेल. अब टाइम ऑफ सेल में क्या है, इसमें ये बात बोली गई है कि जो प्रॉपर्टी है जो सेल करनी है वो यहाँ पर जजमेंट डेटर की कंसेंट के बिना सेल नहीं की जा सकती. कब तक कि जब तक ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रोक्लेमेशन देखा कि कोर्ट हाउस में अगर प्रोक्लेमेशन किया है, ठीक है, कोर्ट ऑफिस में, कोर्ट हाउस में अगर अफिक्स की गई है कॉपी, तब अगर ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो जजमेंट डेटर ने अपनी रिटन कंसेंट कब तक देनी है, विद इन 15 days ऑफ द फ्रॉम द अफिक्सिंग ऑफ दैट कॉपी. और अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल है तो 7 दिन के अंदर, 7 days, विद इन 7 days ऑफ दैट अफिक्सिंग ऑफ द कॉपी ऑफ द अफिक्सिंग ऑफ कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन ही हैज़ टू गिव द कंसेंट. और अगर ये टाइम पीरियड इलैप्स्ड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट मिल चुकी है, ठीक है, और सेल एग्जीक्यूट की जाएगी. अब रूल 69 कहता है कि एडजॉर्नमेंट और स्टॉपेज ऑफ सेल. तो या तो ये एडजॉर्न करती है और या तो कोर्ट एडजॉर्नमेंट करती है या फिर स्टॉपेज कर देती है सेल की. ना फर्स्ट सब क्लॉज इसका ये कहता है कि जो कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन
adjourn any sale here under to a specified day. कोर्ट किसी भी एक स्पेसिफाइड डे पर अपनी सेल को इस सेल को एडजर्न कर सकती है. And the officer conducting any such sale may in his discretion adjourn the sale रिकॉर्डिंग द रीज़न फॉर सच एडजर्नमेंट. या फिर कोई ऑफिसर यहाँ पर सेल करवा रहा है तो वो भी यहाँ पर एडजर्नमेंट करवा सकता है, बट सब्जेक्ट टू कि उसे ये रिकॉर्डिंग ऑफ द रीज़न देना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेल इज़ मेड इन और विद इन द प्रिसेंट ऑफ द कोर्ट हाउस नो सच एडजर्नमेंट शैल बी मेड विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट. तो अगर ये सेल यहाँ पर प्रेजेंट में या फिर कोर्ट हाउस में चल रही है, विद इन द प्रेजेंट एंड कोर्ट हाउस में चल रही है, तो यहाँ एडजर्नमेंट नहीं हो सकती है विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट. सेकेंड सब क्लॉज ये कह रहा है कि वेयर अ सेल इज एडजर्न. ओके, पहले सब क्लॉज में क्या दिया है, अगर सेल को एडजर्न करना है तो ये प्रोसीजर है. अब सेकेंड सब क्लॉज ये कह रहा है कि अगर ये सेल एडजर्न हो जाती है एज पर सब रूल फर्स्ट, तो फॉर ए लॉन्गर पीरियड दैन 30 days, 30 दिन से भी ऊपर के डेज में अगर ये एडजर्न हो जाती है, अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन अंडर रूल 67 शैल बी मेड अनलेस द जजमेंट डेटर कंसेंट्स टू वेव इट. न्यू प्रोक्लेमेशन देनी पड़ेगी अनलेस कि जजमेंट डेटर जो है वो कंसेंट दे देता है, कंसेंट्स टू वेव इट. ओके, देन थर्ड सब रूल ये कहता है कि एवरी सेल शैल बी स्टॉप्ड इफ, अब ये स्टॉपेज ऑफ सेल की बात कर रहा है कि एवरी सेल शैल बी स्टॉप इफ क्या करती है, अगर वो सेल बिफोर द लॉट इज नॉक डाउन द डेब्ट एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ द सेल आर टेंडर्ड टू द ऑफिसर conducting the sale, or proof is given to his satisfaction that the amount of such debt and cost have been paid into the court which ordered the sale. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लॉट है उनके नॉकडाउन होने से पहले ही जो डेब्ट एंड कॉस्ट है दे आर टेंडर्ड इनटू द ऑफिस. ओके, कंडक्टिंग द सेल मतलब कि वो जो ऑफिसर सेल कंडक्ट कर रहा है उसके यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट एंड डेब्ट सबमिट करना है और प्रूफ देना है कि जो अमाउंट है ऑफ द डेब्ट एंड कॉस्ट ये कोर्ट में जमा करवा दी गई है, तो ही यहाँ पर नॉकडाउन होगा, या नहीं तो स्टॉपेज ऑफ सेल हो जाएगा. रूल 70 इज ओमिटेड बाय 1956 अमेंडमेंट. देन आता है रूल 71, डिफॉल्टिंग परचेसर आंसरेबल फॉर लॉस ऑन रीसेल. अब जो एनी डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस which may happens on a resale by reason of purchaser's default. अब जो परचेसर है उसकी जो डिफ़ॉल्ट की वजह से यहाँ पर रीसेल करवाना पड़ता है प्रॉपर्टी का, और उसके पास अगर डेफिशिएंसी ऑफ प्राइस की वजह से जो रीसेल हो रहा है एंड बाय रीजन ऑफ द परचेसर्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, परचेसर इज इन द डिफ़ॉल्ट एंड ऑल द एक्सपेंसेस अटेंडिंग सच रीसेल शैल बी सर्टिफाइड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल. तो ये जो सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं उनको सर्टिफाइड करना है किसने, ये ऑफिसर जो अपॉइंट किया गया है उसने ये सारे के सारे जो लॉस हुए हैं या फिर अमाउंट है एक्सपेंसेस है ऑन अटेंडिंग रीसेल करवाने के लिए जो अमाउंट एक्सेस में दी गई है उनको सर्टिफाइड करवाना है बाय दैट ऑफिसर टू द कोर्ट. And shall at the instance of either decree holder or judgment debtor he be recoverable from the defaulting purchaser. तो या तो जजमेंट डेटर कहेगा या फिर डिक्री होल्डर कहेगा, तो ये अमाउंट रिकवरेबल है फ्रॉम द डिफॉल्टिंग परचेसर अंडर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. तो इसके लिए इसकी डिफ़ॉल्ट की भी प्रोसीजर कैसी होगी कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर द पेमेंट ऑफ मनी की जो प्रोसीजर है वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगी. अगर परचेसर ऑक्शन सेल में परचेस करता है सेल और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द प्राइस ये रीसेल करवानी पड़ती है, तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो सर्टिफाइड कॉपी से ऑफिसर कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा और ये अमाउंट हम लोग रिकवर कर सकते हैं इधर एट द ऑप्शन ऑफ डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, और कोर्ट ये अमाउंट रिकवर करवा के देगा. ओके, देन आता है रूल 72. रूल 72 स्पीक्स अबाउट डिक्री होल्डर नॉट टू बीट फॉर और बाय
द प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन। अब डिक्री होल्डर ने बिड नहीं लगवानी है, बोली नहीं लगवानी है जिस प्रॉपर्टी का सेल चल रहा है, जो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में है, और बाय भी नहीं करनी है उस प्रॉपर्टी को विदाउट द परमिशन। ठीक है, तो सब रूल 1 ये कह रहा है कि नो होल्डर ऑफ ए डिक्री होल्डर इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच द प्रॉपर्टी इज सोल्ड शैल विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बिना वो बोली नहीं लगा सकता और वो प्रॉपर्टी को परचेज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, सब रूल 2 क्या कहता है कि वेयर डिक्री होल्डर परचेसेस द अमाउंट ऑफ डिक्री मे बी टेकन एज अ पेमेंट। वेयर डिक्री होल्डर परचेसेस विद द परमिशन द परचेस मनी। अब ये परचेस कर लेता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, सेल कर लेता, मतलब ये परचेस कर लेता है उस प्रॉपर्टी को। जो परचेस मनी है, द परचेस मनी एंड द अमाउंट ड्यू ऑन द डिक्री में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 बी सेट ऑफ अगेंस्ट वन अनदर। तो ये सेट ऑफ हो जाएगा, जो परचेस मनी है सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट द जजमेंट डेटर, एंड कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शैल एंटर अप सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री इन होल और इन पार्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री हो गई है और इन होल और इन पार्ट, तो सेट ऑफ यहाँ पर हो जाएगा डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर के बीच में, अगर कोर्ट परमिशन दे देता है और जो डिक्री होल्डर परचेस कर लेता है प्रॉपर्टी को। देन सब रूल 3 ये कहता है कि वेयर ए डिक्री होल्डर परचेसेस बाय हिमसेल्फ और थ्रू अनदर पर्सन, ये खुद से परचेस कर लेता है या फिर किसी अदर पर्सन के थ्रू ये परचेस कर लेता है विदाउट सच परमिशन, विदाउट परमिशन कर लेता है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इफ थिंक फिट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट डेटर और एनी अदर पर्सन हुज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय सेल, तो या तो जजमेंट डेटर एप्लीकेशन करेगा कोर्ट में या फिर कोई अदर पर्सन यहाँ पर एप्लीकेशन करेगा कोर्ट में कि जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, बाय ऑर्डर सेट असाइड द सेल। ये एप्लीकेशन क्या करेगा कि ये इस सेल को सेट असाइड कर दो। ठीक है, सेट असाइड सेल and the cost of such application and order and any deficiency of price which may happen on resale and all the expenses attending it shall be paid by decree holder। तो इस प्रॉपर्टी को रीसेल करवाने के लिए या फिर जो भी कॉस्ट आया है जजमेंट डेटर या अदर पर्सन को इस एप्लीकेशन को मेड करने के लिए, तो ये सारा कॉस्ट डिक्री होल्डर पे करेगा। ठीक है, अब 72A रूल 72A कहता है कि मॉर्गेजी नॉट टू बीड एट अ सेल विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट। अब पहले वाले रूल में हम लोगों ने देखा था कि जो डिक्री होल्डर है उसने बोली नहीं लगानी है और बाय नहीं करना है विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट, और यहाँ पर 72A में क्या कहा है कि मॉर्गेजी ने बोली नहीं लगानी है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। अब सब रूल 1 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 72, रूल 72 में चाहे जो भी लिखा हो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अ मॉर्गेजी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट बीड, मॉर्गेजी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का उसने बोली नहीं लगानी है फॉर और परचेस प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टी परचेस करनी है, सोल्ड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री ऑन द मॉर्गेज अनलेस। ठीक है, अनलेस क्या है कि जो कोर्ट है वो उसको परमिशन दे देती है टू गिव द बिड और टू परचेस द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया जनरल रूल, विद द लीव ऑफ कोर्ट ही कैन डू सो। सब रूल 2 क्या कहता है, इफ लीव टू बिड इज ग्रांटेड टू सच मॉर्गेजी देन कोर्ट शैल फिक्स a reserve price or as regard to the mortgagee, and unless the court otherwise directs, the reserve price shall be। अब यहाँ पर मॉर्गेजी को रिजर्व प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिजर्व प्राइस शैल बी नॉट लेस देन अमाउंट देन ड्यू फॉर ए प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कम नहीं होना चाहिए ये जो रिजर्व अमाउंट है, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट से भी कम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट इन सबको मिलाकर इन रिस्पेक्ट ऑफ द मॉर्गेज इफ़ द प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन वन लॉट, तो इससे कम जो यहाँ पर रिजर्व प्राइस नहीं होना चाहिए। सेकेंड है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉपर्टी सोल्ड इन लॉट्स, तो अगर ये प्रॉपर्टी लॉट्स में सेपरेटली सोल्ड की गई है, नॉट लेस दैन सच सम it shall appear to the court to be properly attributed to each lot in relation to amount then due for the principal interest and cost on the mortgage। तो अब ये लॉट में सेपरेट की गई है तो कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कितना रिजर्व प्राइस होना चाहिए। देन सब रूल 3 ये बात करता है कि इन अदर रिस्पेक्ट्स
द प्रोविजन ऑफ सब रूल सेकेंड एंड थर्ड ऑफ रूल 72 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू परचेज बाय डिक्री होल्डर अंडर दैट रूल। मतलब कि 72 के जो सब रूल सेकेंड और थर्ड है कि अगर ये सेट ऑफ की बात करते हैं और या फिर विदाउट परमिशन हो जाता है तो यहाँ पर डिक्री होल्डर को क्या जजमेंट डेटर को क्या राइट है कि वो एप्लीकेशन करवा सकता है फॉर रीसेल, और रीसेल की जो कॉस्ट होगी वो यहाँ पर मॉर्गेजी पे करेगा अंडर रूल 72A। लास्ट रूल ऑफ द सेल्स जनरली की बात कर रही हूँ, लास्ट रूल 73 रेस्ट्रिक्शन ऑन बिडिंग और परचेस बाय ऑफिसर्स। तो अब जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को सेल कर रखा है, मतलब होल्ड कर रखा है और जिनका काम है कि इसका सेल एग्जीक्यूशन करवाए, सो नो ऑफिसर और अदर पर्सन हैविंग एनी ड्यूटी टू परफॉर्म इन कनेक्शन विद एनी सेल शेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद से ही नहीं और किसी अदर पर्सन के थ्रू भी नहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रोहिबिशन है कि ये बिड नहीं कर सकते हैं, एक्वायर और अटेम्प्ट टू एक्वायर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, तो ये बिड नहीं कर सकते और परचेस नहीं कर सकते इस प्रॉपर्टी को, या फिर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट तैयार नहीं कर सकते उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, सो ये जो था वो सेल्स जनरली की प्रोविज़न थी। अब जो रूल 74 से लेकर 81 तक है ये सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और 82 से लेकर जो रूल हैं वो 96 तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो सेल है उससे डील करता है, और जो रेजिस्टेंस है वो 97 से लेकर 106 में डील करता है। तो सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोविज़न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है।